हेलो एवरीवन। ये मेन स्ट्रीम का बीपीएससी 72वीं का सेक्शनल टेस्ट 1 है, जिसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के 100 प्रश्न हैं, जिन्हें 90 मिनट का समय दिया गया था। इसमें काफ़ी बेहतर प्रश्नों का संकलन है और आप भी हमारे साथ देखिए और ख़ुद बताइए कि कैसे प्रश्न हैं। इसमें कुछ प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा और कोशिश कीजिएगा साथ में आप भी उत्तर देने का, और इसका विस्तृत चर्चा भी आपसे किया जाएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए आपको उत्तर बता के थोड़ा बहुत उसको संक्षेप में बताया जाएगा। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न को। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न इसमें से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे आप, जहाँ भी नहीं होगा तो आप उसको चुनने में थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। अब आप देख सकते हैं नासिक गौतमी पुत्र बिल्कुल सही है, हाथी गुम्फा खारवेल बिल्कुल सही है, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय दिया है, जबकि यहाँ पे ये गलत है, ये स्कंदगुप्त होगा। ठीक है, स्कंदगुप्त होगा। गिरनार रुद्रदामन ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आप देखिए अगला प्रश्न देखिए, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण, तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये होगा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ होगा आंसर। मेहरगढ़ क्यों होगा? क्योंकि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन लगभग नवपाषाणिक बस्ती मिली जिसका समय लगभग 7000 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। ठीक है, नवपाषाण अर्थव्यवस्था का आधारभूत क्या था? खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी। ठीक है, इसका आंसर मेहरगढ़ होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया हुआ है, सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कहाँ है? दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा दिया है, एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों की औसत आकार एक समान होती थी। ये बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा होगा? आप इसमें आसानी से टिक मार सकते हैं, बी होगा। इसका आंसर बी होगा, केवल दो क्यों होगा? केवल दो इसलिए होगा क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हड़प्पा आदि में दुर्ग नगर के पश्चिम में थे। नगर दुर्ग व निचला शहर में विभक्त था। दुर्ग प्राचीर युक्त था और ज़्यादातर घरों में ईंटों के अनुपात समान थे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि शहर की दीवारों के ईंटों के औसत आकार एक समान थे। तो इसका ऑप्शन सी केवल 2 होगा। अब इसमें क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल। ठीक है, यहाँ देख लेंगे सबसे बड़ा कह रहा है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। चलिए इसका उत्तर दीजिए। यह प्रश्न काफ़ी आसान है। देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा को ध्यान में रखना है, इस तरह के फैक्ट अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राखीगढ़ी क्यों होगा भाई? राखीगढ़ी इसलिए होगा क्योंकि यही सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ठीक है, और यह कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज कब हुई थी? 1963 में सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। उत्खननकर्ता अमरेंद्रनाथ महोदय थे। ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट को भी देखते चलना है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? ठीक है, प्रश्न में ध्यान देंगे, अतिथि की बात कर रहा है और किसका? ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में बात कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अग्नि। अब अग्नि क्यों होगा? ऋग्वेद के प्रमुख देवता तो इंद्र थे, जिनकी स्तुति में 250 सूक्त है, परंतु इन्हें पुरंदर कहा जाता है। ठीक है, और इसके और अग्नि जो थे उन्हें अतिथि की उपाधि दी जाती थी और इनके कुल 200 सूक्त उपलब्ध है उसमें, आप देख सकते हैं। अग्नि देवता किसी मंडल के प्रथम सूक्त प्रायः अग्नि देवता से शुरू होता है। ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि को अतिथि की उपाधि से संबोधित किया जाता था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? अस्पृश्यता मतलब क्या होता है?
आप इसको छुआछूत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। पहला ऑप्शन क्या है, अशुद्धता, दूसरा व्यवसाय, तीसरा गरीबी, चौथा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा व्यवसाय। व्यवसाय क्यों होगा, धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए, धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किया गया था। जैसे क्या, ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन कराते थे, क्षत्रिय युद्ध करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, और शूद्र का काम क्या था, तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन वैदिक काल के अंत होते होते वैश्य व्यापार को अपनाने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे, ठीक है। तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार भी व्यवसाय था, ठीक है, क्योंकि वैदिक काल में 4 वर्णों का विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया गया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप, उत्पत्ति, दूसरा देख सकते हैं क्षय, तीसरा नित्यता, चौथा उपयुक्त सभी। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक बार और पढ़ेंगे। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण है उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उपयुक्त सभी क्यों होगा, देखिए उपयुक्त सभी इसलिए होगा कि जैन दर्शन के अनुसार तत्वों की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता था, त्रिरत्न कहा जाता था। उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब क्या होता है, प्रत्येक वस्तु जब अस्तित्व में आती है, ठीक है। दूसरा स्वरूप क्या था, दूसरा स्वरूप इसमें दिया हुआ है क्षय, क्षय या विनाश। उसमें क्या होता है, तो प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन और नाश होता है, ये भी सही है। तीसरा नित्यता, मतलब परिवर्तन के बावजूद वस्तु का मूल स्वभाव अस्थायी रहता है, ये भी सही है। तो यह सिद्धांत अनेकांतवाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसलिए ये चारों सही होगा, तो हम इसको टिक मार के आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी, पहला। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, तीसरा। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। अब ध्यान से देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये बिल्कुल सही है। और 24वें तीर्थकर कौन थे, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म कब कहाँ हुआ था, 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अब उनकी माता त्रिशला, उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुत्री लिखा हुआ है, तो पुत्री गलत हो जाएगा, यहाँ होगा बहन, ठीक है। तो इस तरह आप ध्यान से जब देखेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से बना सकेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमार थी, ये भी बिल्कुल गलत है। ये कौशल वंश नहीं, कोलीय गणराज्य होगा, ठीक है, कोलीय गणराज्य, कौशल राजवंश नहीं होकर कोलीय गणराज्य होगा। तो अब इसमें आप आसानी से आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, केवल 3 होगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से टिक मार दीजिए, केवल 3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। अब इस प्रश्न को देखिए, ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म पढ़ते होंगे और उनका बौद्ध धर्म में अच्छा पकड़ भी होगा, फिर भी इस प्रश्न को बनाने में उनसे गलती हो सकती है, चूक होगी, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा नयापन दिया गया है, ठीक है, नयापन दिया गया। अब देखिए क्या कह रहा है, नया भारतीय कला में कह रहा है बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण, मतलब बुद्ध के जीवन का चित्र बनाया गया है भारतीय कला में, मृग सहित चक्र, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्माण। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रथम उपदेश। अब प्रथम उपदेश ही क्यों होगा, प्रथम उपदेश इसलिए होगा कि देखिए जिस महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, और जिस वन में उन्होंने दिया था, जिस वन में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, वो वन मृग वन के लिए प्रसिद्ध था, उसे मृगदाव भी कहा जाता था। इसलिए बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को भारतीय कला में मृग सहित चक्र के रूप में चित्रित किया गया है। तो इस तरह के प्रश्न हम अपने सेट में देते हैं, बिल्कुल नए प्रश्न, ऐसे प्रश्न शायद ही कोई देता होगा अपने प्रश्नों में, तो प्रश्नों का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि आप थोड़ा सा सोचने को भी मजबूर हो जाएं। जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न आपको किताब में पढ़ने से मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको अपने बौद्धिक क्षमता का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बौद्ध धर्म
बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप आसानी से इसमें क्या करेंगे, आसानी से आप इसको बोथ 1 और 2 टिक मार देंगे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। देखिए, ये ध्यान देना है, जहाँ भी नहीं हो इसको ध्यान देना है। नहीं, अक्सर प्रश्न में लोगों से गलती हो जाता है, तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करना है। पहला ऑप्शन पढ़िए सारनाथ, दूसरा सांची, तीसरा बोधगया, चौथा कुशीनगर। ये तीनों तो आप आसानी से देख सकते हैं। सारनाथ भी बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित है, बोधगया भी है, कुशीनगर भी है, पर एक सांची, इकलौता सांची है जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना में नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको आप देख सकते हैं। सांची का पहाड़ कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 स्तूपों का निर्माण हुआ, एक विशाल और 2 छोटे स्तूप का निर्माण हुआ। प्रथम महास्तूप में भगवान बुद्ध, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारक के और तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारीपुत्र और महामोदलायन के धातु अवशेष सुरक्षित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी आसान है। इसमें क्या है, बौद्ध परिषद के 4 जो हुए थे उसके अध्यक्ष को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रथम बौद्ध परिषद को का स्थान क्या था, राजगिरी था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। तो आप इसको आसानी से टिक मार सकते हैं। इसको आप 2 मिला ले पहले। अब देखिए कि ऑप्शन में 2 कहाँ है, लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन में 3 जगह है। ठीक है, 3 जगह है, तो आप एक बार और दूसरे को मिलाने का कोशिश कीजिए। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी, सुब्बुकामी भी इनको कहा जाता है। आप देख सकते हैं सर्वकामी। तो दूसरा का क्या होगा, दूसरा का 3 होगा। चलिए 2 ऑप्शन तो कट गया और लास्ट का 2 ऑप्शन बचा। तीसरा, तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और इसको मोगलीपुत्र 30, तो तीसरे का ये हो जाएगा, मतलब 3 का 4, मतलब आप डी टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव परंपरा का मंदिर है, वैष्णव परंपरा का मंदिर। चलिए ऑप्शन पढ़िए, श्रीरंगम, चिदम्बरम, गंगैकोंडचोलपुरम, तंजावुर। अब आप इस ऑप्शन को देख के आराम से यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, या आपको याद है तो आप आसानी से बना भी सकते हैं। इसमें क्या होगा, श्रीरंगम होगा। श्रीरंगम क्या है, वैष्णव धर्म का एक महान केंद्र था। रामानुजाचार्य श्रीरंगम के मठ में रहकर वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महान कार्य किए। उनके प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ, यह धर्म समाज में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। श्रीरंगम में शिव के समान ही विष्णु के सम्मान में मंदिर बनवाए गए हैं तथा मठों की स्थापना की गई है। तो इसका उत्तर श्रीरंगम होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादातर गलत होंगे, आपको सिर्फ सही चुनना है। वैशेषिक, पतंजलि तो योग होगा, तो आप इसको ऐसे ही गलत कर सकते हैं। उत्तर मीमांसा, कपिल दिया है। उत्तर मीमांसा ये भी गलत है, बादनारायण होगा। मीमांसा का कनाद, ये बिल्कुल गलत है। मीमांसा के जैमिनी होंगे। और न्याय गौतम, ये देखिए आप आसानी से देख सकते हैं, न्याय गौतम सही है, तो आप इसको टिक मार देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ठीक है, ध्यान देंगे, राजधानी नहीं रहा कह रहा है, तो नहीं रहा का, तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहले ग्रीवराज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, और चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा कौशाम्बी है। तो आप देख सकते हैं जब चौथा कौशाम्बी है, तीनों यहाँ देखिए, ग्रीवराज भी रहा है, राजगिरी भी रहा है, पाटलिपुत्र भी रहा है, जबकि कौशाम्बी नहीं रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, कौशाम्बी को टिक मार देंगे, कौशाम्बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध की राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन क्या है, बृहद कथा। दूसरा क्या है, गाथा सप्तशती। तीसरा मुद्रा राक्षस। चौथा वासवदत्ता। ठीक है, अब आप इसमें से टिक मारिए। इसमें एक मुद्रा राक्षस है, यही उत्तर होगा, मुद्रा राक्षस उत्तर होगा। ठीक है,
मुद्रा राक्षस की रचना कौन किए थे? विशाख दत्त इसकी रचना किए थे। 4वीं और 5वीं शताब्दी में किए थे। इस ग्रंथ में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस ग्रंथ में क्या किया है? नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप मुद्रा राक्षस को टिक मारेंगे। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध के राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा इसमें वर्णित किया गया है। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन में लिखेंगे आप लोग, गुरु कौन थे? जैन गुरु भद्रबाहु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या है? अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख, फिर अशोक का 13वां शिलालेख, तीसरा दीपवंश, चौथा दिव्यदान। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए, अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख ये भी सही है, 13वां शिलालेख ये भी सही है, दीपवंश, दिव्यदान ये चारों ही सही है। ठीक है, आप इसका उत्तर मारेंगे डी। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है। ठीक है, कलिंग युद्ध तथा उसके परिणाम के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। कलिंग कहाँ है? वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, 13वां शिलालेख में क्या है? इस युद्ध के भयानक परिणामों की इस प्रकार उल्लेख हुआ है कि इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए और 1 लाख लोगों की हत्या की गई और तथा इससे कई गुना अधिक मारे गए। अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। ठीक है, और अशोक मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। किसको? कलिंग को। तो इसका आंसर हमें मिल गया है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित होता था जिसके सदस्यों की संख्या थी 20, 30, 40, 50। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक बार कोशिश कीजिए बनाने का, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। अब देखिए, मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, इसका उत्तर होगा 30। 30 कैसे होगा? ठीक है, अगर नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरिक अथवा परम मुखिया कहा जाता था। अब मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। तो 5 समिति, ठीक है, 5 समिति इंटू 6 30 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 6 30 हो गया। तो ये इसका आंसर 30 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप इसको आराम से कर सकते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। यूनानी राजदूत कौन है? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। कितने वर्गों का? 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। इसमें कौन? पहला होगा दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा योद्धा, चौथा पशुपालक, 5वां कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलन होने का उल्लेख नहीं किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था? ठीक है, इसमें आपको अभिलेख ढूंढना है। पहला क्या है? अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख, दूसरा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, चौथा स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख। तो स्कंदगुप्त होगा नहीं क्योंकि ये मौर्य के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो इसको आप पहले काट दो। अब यहाँ होगा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा कराया गया था। यह जानकारी सख्त शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक के शासनकाल में इस झील का पुनर्निर्माण कराया गया था और मौर्य काल में सिंचाई सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। तो ये रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। इस राजवंश के समय में वह फले फूले। देखिए, पाणिनि अष्टाध्यायी इनके बारे में तब जानते हैं और पतंजलि योग के लिए फेमस हैं, तो आप ये भी जानते हैं। अब ऑप्शन पढ़िए। पुष्यभूति, दूसरा कुषाण, तीसरा शुंग, चौथा गुप्त। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा शुंग। ठीक है, शुंग के शासनकाल में अनेक विद्वान हुए। ठीक है, इस काल में संस्कृत भाषा की उन्नति हुई। पुष्यमित्र के राजपुरोहित पतंजलि ने इस समय लिखी गई पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखा था। पतंजलि का महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल प्रसंगवश आया था। ठीक है, तो हम इसमें शुंग देंगे। अगला प्रश्न की ओर चलिए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? किस पक्ष पर प्रकाश डालता है का मतलब हुआ कि उस बुक में किसके बारे में विवरण है। हालांकि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का नाम अज्ञात है। यह अभी तक पता नहीं चला है कि इसको किसने लिखा था, पर यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसलिए तो जब घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की बात आ गई तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें चारों ऑप्शन में व्यापार और वाणिज्य, आप इसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्रयुक्त प्रथम सिक्के द्वारा किसके द्वारा जारी किए गए हैं? ठीक है, चित्रयुक्त सिक्के, प्रथम चित्रयुक्त सिक्के। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको परेशानी में डालते हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं इसमें मौर्य, पुष्यभूति, गुप्त, हिंद यूनानी। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर तो होगा हिंद यूनानी। हिंद यूनानी इसका आंसर होगा। ठीक है, हिंद यूनानी इसका आंसर होगा। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम शासकों के नाम और चित्रयुक्त सिक्के इंडो यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों में इंडो यूनानी शासक भी थे, जिसके चर्चा नागसेन ने अपनी पुस्तक मिलिंद पन्हों में की है। ठीक है, तो ये पुस्तक का भी आप नाम रखेंगे। नागसेन किस पुस्तक को लिखे हैं? मिलिंद पन्हों। ठीक है, अगला प्रश्न पे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तांबे के सिक्के, देखिए यहाँ स्वर्ण और चांदी की बात नहीं हो रही है, तांबे की बात हो रही है। तांबे की बात हो रही है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी आप बताएंगे। इसका आंसर कुषाण होगा। सॉरी, कुषाण होगा। कुषाण क्यों होगा? देखिए, कुषाणों ने क्या किया, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने कराया। ठीक है, इन्हें नियमित और पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जाता है। सामान्य घरेलू व्यापार के लिए इन्होंने क्या किया? घरेलू व्यापार के लिए तांबे के बहुत सारे सिक्के जारी किए। ठीक है, ताकि उनकी आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता था तांबे का सिक्का। तो कुषाण शासकों में वेंकटफिशस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया। तो ये कभी कभी पूछेगा कि स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, तो इसमें आप किसका टिक मारेंगे? वेंकटफिशस। ठीक है, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानवाकृति अंकित की गई। कुषाण शासक हुविस की मुद्राओं पर सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवता का अंकन मिलता है। तो इस तरह के फैक्ट को भी आप कवर करते चलेंगे। एक प्रश्न से 3-3, 4-4 फैक्ट कवर होंगे, तो इससे रिवीजन काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? अब देखिए, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग ऑप्शन क्या है? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, फाहियान। अब आप देखिए ध्यान से, कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, फाहियान। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी कनिष्क ही होगा, क्योंकि प्राचीन भारत में जब हिंद एवं शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए तो क्या होता है? उन्नति होती है। कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाते हैं। उससे क्या होता है? व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी बढ़ावा होता है। तो जब बढ़ावा होता है, व्यापार जब बढ़ेगा तो क्या होगा? लोग नए नए रास्ते ढूंढेंगे। तो उसमें एक सिल्क मार्ग, ठीक है, कनिष्क ने सिल्क मार्ग आरंभ करवाया। कुषाण काल में रोम से भारत का प्रमुखता से व्यापार होता था और रोम को भारत से जायफल का निर्यात नहीं किया जाता था, जबकि काली मिर्च, जटामासी और कपूर का निर्यात किया जाता था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ये भी लिख देगा कि किसका निर्यात नहीं किया जाता था, तो जायफल। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? पांड्य केंद्रित थे। अब ये पांड्य केंद्रित थे का क्या मतलब था? ये शब्द छोटे दिए गए हैं, इसका असली अर्थ क्या है कि पांड्य की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, आप इसको क्या आंसर करेंगे? देखिए ऑप्शन क्या है? मदुरै, तंजौर, आंध्र प्रदेश, कावेरीपत्तनम। तो जिनको आता है वो आसानी से टिक मार देंगे, मदुरै होगा। ठीक है, आधुनिक मदुरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी, जिसमें आधुनिक तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रायनाड, मदुरै जिले शामिल है। तमिल परंपरा के अनुसार तीसरा संगम भी इसी स्थान पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अगले प्रश्न क्या है? संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? मतलब इनके कहने का मतलब है मुरुगन किस देवता को कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? शिव, दूसरा बलराम, तीसरा स्कंद, चौथा कृष्ण। अब मुरुगन देखिए क्या है कि शिव भगवान के दो पुत्र होते हैं, एक कार्तिकेय और गणेश। तो कार्तिकेय को मुरुगन कहा जाता था और मुरुगन को ही स्कंद कहा जाता था। तो इसका
असली आंसर क्या मतलब इसका उत्तर होगा स्कंद। ठीक है। अब संगम युगीन सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन थे। आगे चलकर इन्हें सुब्रमण्यम के नाम दिया गया। स्कंद कार्तिकेय से इनकी अभिन्नता स्वीकार की गई। तमिल भाषा में मुरुगन का अर्थ क्या होता है? कुमार होता है। आप इसको भी याद रखेंगे। देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? कवि कालिदास, देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है। कालिदास के बारे में तो हम जानते ही हैं, भारत के शेक्सपियर के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, उनके बहुत सारे पुस्तक भी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। पर इधर प्रश्न क्या है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है, मतलब कौन से अभिलेख में हुआ है? पहला अभिलेख का नाम क्या है? इसमें ऑप्शन में है इलाहाबाद स्तंभ लेख, दूसरा ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, तीसरा अल्पाडू दान लेख में, चौथा हनुमान कोंडा उत्कीर्ण लेख में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा, इसका आंसर होगा ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख। ठीक है। चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी पूर्व तक शासन करते हैं। अब पुलकेशिन प्रथम के पौत्र थे पुलकेशिन द्वितीय। इनके काल में क्या होता है, एक ऐहोल अभिलेख मिला है। ठीक है। अब ये पुलकेशिन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। जहाँ भी आपको उससे प्रश्न मिलेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय से तो ऐहोल का ही मिलेगा। और इसका रचना कौन किया था? इसकी रचना रवि कीर्ति, आप ध्यान रखेंगे, रवि कीर्ति ने की थी। इसमें और आपको हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और इस ऐहोल अभिलेख में सिर्फ कवि कालिदास ही नहीं, भारवी का भी वर्णन मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे, या तो कालिदास कहे या भारवी कहे, आप दोनों को ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में ही टिक मारेंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, परांतक, सुंदर चोला। आप इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, राजेंद्र प्रथम होगा कि राजराज प्रथम होगा। ठीक है, पर आज आप इसको याद कर लेंगे, इसका होगा राजराज प्रथम। जब भूमि की पैमाइश की बात आएगी तो राजराज प्रथम होगा। ठीक है। राजराज प्रथम पहला चोल शासक था जिसने संपूर्ण साम्राज्य की भूमि की पैमाइश कराया। ठीक है। उसने विभिन्न प्रकार की भूमियों का वर्गीकरण के आधार पर नए करों का निर्धारण किया। और सबसे बड़ा बात, ये राजराज प्रथम क्या था? शिव भक्त। ये शिव भक्त था। तो तंजौर में वृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, जो कि इसी के नाम पे स्थित है, ठीक है, इसका भी निर्माण राजराज प्रथम ने ही करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि लगभग ऑप्शन राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजधिराज, राजराज द्वितीय, इसमें आपको दिक्कत आएगा राजराज प्रथम और राजेंद्र में। तो एकदम क्लियर आपको हो जाना है, इसमें होगा राजेंद्र। ठीक है, क्योंकि राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही था राजेंद्र, जो उस सिंहासन पर बैठता है। वह अपने पिता के साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाता है। उसने पवित्र गंगा जल लाने के लिए उत्तर पूर्वी मतलब गंगा घाटी पर आक्रमण करता है। वहाँ पे उस समय शासन कर रहा था पाल शासक महिपाल, उसको पराजित करता है। और जब पराजित करता है तो उस विजय के उपलक्ष्य में क्या करता है, वो एक गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का स्थापना करता है। ठीक है, और सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराता है। तो वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? राजेंद्र को। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों प्रश्न के बाद हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवियों का नाती के रूप में संदर्भित किया जाता है? ठीक है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, अगर आप पढ़े होंगे तो इसको आसानी से टिक मार सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त प्रथम, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा स्कंदगुप्त। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त होगा। समुद्रगुप्त प्रथम क्यों होगा? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था क्योंकि समुद्रगुप्त गुप्त वंश के दूसरे सम्राट थे। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, अब इस वजह से समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवियों का नाती कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? अगर आप इसको आपको बनाना है तो चारों ऑप्शन देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अब चारों ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें श्रीगुप्त सबसे पहले लिखा हुआ है, बाकी किसी में लिखा नहीं हुआ है। तो जब सही क्रम होगा तो सबसे पहले श्रीगुप्त से स्टार्ट होगा, तो आप इसको टिक मार देंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं भी आता है तो सिर्फ श्रीगुप्त पता है तो आप इसको आराम से टिक मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे और बाकी के प्रश्न कराएंगे। तब तक आप बताइए ये प्रश्न कैसे हैं। देखिए ये टेस्ट सेंटर जो है, ये टेस्ट सेंटर हमारा गंगा पैलेस जो है
दिनकर गोलंबर के पास V2 मॉल है, उसके ठीक सामने गंगा पैलेस है, 3rd फ्लोर पे हमारा टेस्ट होता है। हम ADO सीरीज, BPSC मेंस और BPSC प्री भी कराते हैं। ये प्रथम सीरीज का पहला टेस्ट था, ठीक है। इसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के टेस्ट हुए थे। अगला टेस्ट जो होने वाला है वो मॉडर्न हिस्ट्री का होने वाला है। हम अपने सेट में 30 से 35 प्रश्न नए देते हैं और इसमें उच्च स्तर के प्रश्नों का संकलन होता है। तो आपको इसको बनाने के लिए थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है और थोड़ी सी बौद्धिक क्षमता का भी प्रयोग करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसके उत्तर को विस्तृत रखे हैं, मतलब 18 पेज में प्रश्न है तो 20 पेज में उत्तर है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट आप देख सकते हैं। आपको दिखाया जाता है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप देखिए इसका विस्तृत में आंसर है, पूरी तरह विस्तृत में दिया गया है आंसर। मतलब आप पढ़ने के बाद एक साथ 4-4, 5-5 प्रश्नों का उत्तर आराम से इससे दे सकते हैं, इससे पूरा फैक्ट कवर होगा। तो मेनली सेक्शनल टेस्ट दिया क्यों जाता है? सेक्शनल टेस्ट दिया जाता है रिवीजन के लिए, और ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, तो भाषा की कोई समस्या नहीं होगी। एक बार आप आके सेंटर पे मिल सकते हैं, ऑफिस में बात कर सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो।